एक बार फिर से स्वागत है आपका डिज़ाइनर कपल में। और आज है संडे, तो संडे का ज्ञान में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। हम बात करते हैं संडे को एक रिश्ते के बारे में, यानी कि कोई भी रिश्ता कि किस तरीके से रिश्ते निभाए जाते हैं, किस तरीके से रिश्तों पे अपग्रेडेशन की ज़रूरी है, यानी कि किस तरह से रिश्ते को रिन्यूअल करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में ही हम बात करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लव मैरिज आखिर टूट क्यों जाता है। ऐसा लोग कहते हैं कि भाई लव मैरिज जो है बहुत जल्दी टूट जाता है, ये ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, लव मैरिज क्यों टूट जाता है, क्या गलतियां होती हैं लोगों से जिसकी वजह से लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं होता है। हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि लव मैरिज टूट ही जाएगा। लव मैरिज जैसे कई लव मैरिज हैं जो बहुत सक्सेसफुल रहे हैं और दूसरों के लिए इंस्पिरेशनल भी रहे हैं। लव मैरिज होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझो, और इसको समझाने की जरूरत वैसे है नहीं, लेकिन मैं फिर भी समझा देता हूँ कि लव मैरिज का जो मतलब है वो ये है कि जहाँ पे एक लड़का एक लड़की अपने पसंद से शादी कर रहे हैं, यानी कि जो एक दूसरे को पहले से जानते हैं, समझते हैं, काफ़ी साल कभी महीने साल एक साथ गुजारते हैं एक दूसरे को समझने के लिए, और वहाँ पे उसके बाद वो लोग डिसीजन लेते हैं कि अब शादी कर लेनी चाहिए, और वो फिर शादी करते। कई बार घर वालों की रजामंदी होती है, कई बार घर वालों की रजामंदी नहीं भी होती है। तो इससे कहते हैं बेसिकली लव मैरिज। अब ये लव मैरिज टूटता क्यों है? अगर आपने भी लव मैरिज किया है तो आपको इन पॉइंट्स पे ध्यान रखना चाहिए। अगर इसको आपने मैनेज किया, बैलेंस कर लिया, तो समझ लो कि आपकी जो लव मैरिज है किसी की औकात नहीं है कि वो आपकी लव मैरिज को तोड़ दे। लव मैरिज में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो ये होता है कि जरूरत से ज्यादा उम्मीद करना। आप चाहते हो, कभी कभी लड़के चाहते हैं कि जो लड़की है वो उनके इशारों पे नाचे, कभी कभी लड़कियां चाहती हैं कि भाई हमने इसे पसंद किया है, भाई ये वो, तो हम अमीर हैं या फिर ये हैं फलाना डिगाना, तो वो हमारे इशारों पे नाचे। कभी कभी हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि भाई हमारी जो वाइफ है ऐसे करेगी, वैसे करेगी, या हमारा हस्बैंड ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, फलाना डिगाना। ऐसे बहुत सारी उम्मीदें, जरूरत से ज़्यादा जब हम उम्मीद लगाते हैं ना, तो होता क्या है कि ये धीरे धीरे जो रिश्ता है कमज़ोर पड़ने लग जाता है। धीरे धीरे रिश्ता कमज़ोर पड़ने लग जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि फिर रिश्ते टूट जाते हैं, कई बार इसमें दरार पड़ जाते हैं। तो उम्मीद ही, मैंने आपको कई बार ये समझाया भी है कि धरती पे सबसे बड़ा दुख का जो कारण है ना, वो उम्मीद है। आपको किसी से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। अगर आप ये उम्मीद लगाते हो कि यार ये मेरा भाई है या बहन है, ये मेरा हस्बैंड है, ये वाइफ है, ये फलाना डिगाना, और उससे बहुत ज़्यादा जब उम्मीद लगा लेते हो ना, तो वो क्या होता है कि कभी सामने वाला अगर आपकी उम्मीद पे खरा नहीं उतरता है ना, तो आपकी उम्मीद टूटती है, और जब उम्मीद टूटती है तो मन में खटास आता है और धीरे धीरे रिश्ते में दरार पड़ जाती है, और कभी कभी ये जो है तलाक तक भी पहुंच जाता है, लोग सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण हो सकता है वो है कि बड़ों का साथ ना मिलना। कभी कभी जब आप, हालांकि देखो लव मैरिज मैंने पहले ही कहा कि जरूरी नहीं है कि आपको हर लव मैरिज का मतलब यही है कि उसमें बड़ों की रजामंदी ना हो या घर वालों की रजामंदी ना हो, ऐसा नहीं होता। बहुत बार आप रजामंदी रखते हो, लेकिन बहुत बार ऐसे भी होते हैं कि बड़ों का साथ उनको मिलता नहीं है क्योंकि वो लोग भाग के शादी कर लेते हैं। अब ये सब तो भाई, इसको लव मैरिज का नाम ही मत दो, ये सब एकदम हवस के पुजारी लोग हैं, और ये सब सिर्फ वासना वाला प्यार है ये सब। तो आप ये बोलो ही मत कि लव मैरिज कभी भी भाग के शादी नहीं की जाती है, उसमें भी घर वालों की रजामंदी होती है। आप घर वालों को समझाओ, मनाओ, दोनों का ही है, आपको ये बताना, क्योंकि घर वाले भी वरीड रहते हैं कि पता नहीं कौन सी लड़की से शादी कर रहा है, कौन से लड़के से शादी कर रही है, कि पता नहीं इनका सक्सेस होगा नहीं, कैसे इनके मेंटालिटी है। जब आप उनको नहीं इन्वॉल्व करते हो तो बाद में आप अकेले पड़ जाते हो। जब अलग हो जाते हो ना अपने रिश्तों में, तो फिर आप अकेले पड़ जाते हो। तो वहां पे आपको चाहिए कि बड़ों का साथ मिलना 100% जरूरी है। जिस रिश्ते में, मैंने कई वीडियो में ये बताया कि जिस रिश्ते में बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद ना मिले ना, वो रिश्ता वैसे भी नहीं टिकने वाला, क्योंकि उनको मान के चलो कि उनको शराब लगा हुआ है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। एक और बड़ा कारण है कि जल्दबाजी में शादी कर लेना। आज प्यार हुआ, हाँ बस, मतलब आज नैन एकदम ऐसे नजरें मिली, कल दिल धड़कने लगा, परसों इजहार हुआ, फिर इकरार हुआ, और उसके बाद प्यार हुआ, और अगले ही महीने में शादी हो गई। भाई मेरे, ये जो शादी है ना, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। आपको ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। बहुत जल्दबाजी में फैसला लेने से भी क्या होता है कि जो लव मैरिज का प्रॉब्लम होता है, वो शादी जो होता है वो टिकता नहीं है, क्योंकि आपको एक दूसरे का समझ नहीं है,
पहला तो आप एक दूसरे से कंपैटिबल हो कि नहीं हो पता नहीं है आपको, और उसके बाद आप उसमें आपको उसकी कोई खामियां नज़र आने लग जाती है और उसको आपकी खामियां नज़र आने लग जाती है। इस चक्कर में होता क्या है कि वो शादियां जो है वो टूट जाती हैं, क्योंकि अब तो होगा नहीं, अब शादी हो गया। अब देखो शादी भाई ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बस खेल है, ठीक है। शादी ऐसा नहीं है कि खेल है कि भाई चलो कुछ भी किया, ठीक है, और बस गुड्डे गुड़िया का तो खेल है नहीं बचपन वाली कि चलो यार तुम्हारा गुड्डा मेरा गुड़िया शादी कर देते हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो लव मैरिज जब भी आप कर रहे हो तो आपको ये चीज़ समझना चाहिए, एक दूसरे को पहले समझो, अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करो कि हाँ भाई ये काम मतलब हम लोगों का वर्क करेगा नहीं करेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों की मेंटालिटी बिल्कुल अलग होती है, और ये जो दोनों की मेंटालिटी अलग होती है ना, उस केस में क्या होता है, मुझे लगता है कि वो रिश्ते टिक जाते हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि अपोजिट नेचर जो है ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं वो। और आपने चुंबक को भी देखा होगा, जब दोनों को एक साथ ऐसे करो और सेम डायरेक्शन में करो तो वो अलग भागते हैं। तो 36 गुण मिलना भी गुनाह है, मतलब है वो भी गलत चीज़ होता है। कभी कभी 36 गुण भी मिल जाए तो वो दिक्कतें हो जाती हैं। तो इसलिए कभी होता है क्या है कि हमें एक दूसरे को समझनी चाहिए, आप एक दूसरे को समझिए, और समझने के बाद उसके बाद फिर आप अपना डिसीजन लीजिए। पहले एक दूसरे को चेक कीजिए और उसके बाद ही आप जाकर ये डिसीजन लें। पहले आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, क्योंकि बहुत बार हम जल्दबाजी में ऐसे ही बस हाँ चलो यार शादी कर लेते हैं, क्या है पढ़ाई लिखाई हो रहा है, साथ ही साथ दोनों पढ़ेंगे। भाई दोनों पढ़ेंगे उड़ेंगे नहीं, फिर होगा नहीं कुछ तुम्हारे से पढ़ाई लिखाई, ठीक है, और फिर खाली आपको डिस्टर्बेंस होगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ना तो आप सक्सेस होगे और ना ही आपकी लाइफ सक्सेस होगी, ना ही मैरिज सक्सेस होगी। तो इस बात का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक और कारण है कि कमांडिंग नेचर होना, मतलब कि आप जब एक दूसरे से शादी करते हो ना तो होता क्या है कि जब लड़का जो होता है वो चाहता है कि बीवी उसके कमांड में रहे, या लड़की चाहती है यार मैंने इसके लिए अपने घर वालों को छोड़ा है तो भैया हम जो चाहेंगे वो ये करे। ये नेचर भी ना बहुत बेकार नेचर है, ये भी आपके रिश्ते को तोड़ देगा, ज़्यादा दिन चलने नहीं देगा। क्योंकि क्या होगा, क्योंकि देखो भाई एक मयान में दो तलवार नहीं होते, ठीक है। अब अगर सपोज मान लो कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो, एक्सपीरियंस हो, ठीक है, तो आपको जाहिर सी बात है कि जो लड़की है उसको समझना पड़ेगा कि हाँ यार ये इसकी जो तजुर्बे हैं वो ज़्यादा हैं, एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो हमें समझना चाहिए इस बात को। अब इस केस में हर बार ऐसा नहीं होगा कि हर बार आपको ही वो समझे, आपको भी उसे समझनी पड़ेगी, उसकी छोटी छोटी खुशी किस में है, वो क्या चाहती है। जरूरी नहीं है कि आप उसके हर जो खुशी है उसको पूरा कर पाओ, क्योंकि अगर एक इंसान की जो खुशियां मतलब एक जो चॉइस होता है, इच्छा होता है ना, उसका कोई अंत नहीं है, ठीक है, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है भाई। वो आज एक छोटी सी चीज़ आपके पास है तो कल बड़ी चीज़ की इच्छा होगी, फिर उससे बड़ी चीज़ की होगी, उससे बड़ी, ऐसे करते करते आप उम्र भर उस इच्छाओं को पूर्ति करने में ही मारे मारे फिरोगे। इसमें आपकी लाइफ, हो सकता है वाइफ खुश हो जाए लेकिन लाइफ खुश नहीं रहेगा, क्योंकि आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो आपको समझना चाहिए, एंड लाइफ इज ऑल अबाउट द बैलेंसिंग, ऑल अबाउट द मेंटेनिंग, ठीक है ना। आप जितना इसको मेंटेन कर सकते हो, जितना इसको बैलेंस करके रख सकते हो, ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। तो ये भी एक नेचर, एक बिहेवियर जो कि लव मैरिज को तोड़ देता है। एक और बिहेवियर है जिसकी अगर हम बात करें, जिस साइकोलॉजी की बात करें, तो वो होता है लाइक हाइपर नेचर, ठीक है ना। हाई टेम्परेचर वाले जो लोग होते हैं, जिसमें बात बात पे गुस्सा आ जाना, ऐसे ये वो करना, ये भी बहुत बुरा चीज है। ये भी आपके रिश्तों को तोड़ेगा, ठीक है, ये भी आपके रिश्ते को तोड़ेगा। और क्योंकि आप बार बार में हाइपर होगे तो एक बार ठीक है, दो बार ठीक है, तीन बार, एक बार ऐसा होगा कि रूठने मनाने का जो खेल है ना वो खत्म हो जाएगा। फिर रूठने और मनाने का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, मतलब। और रूठना मनाना एक रिश्ते का बहुत, मतलब समझ लो हीरा है वो आपके रिश्ते में चार चांद लगाता है। लेकिन जब वो जरूरत से ज्यादा होता है ना, संस्कृत में कहावत है अति सर्वत्र वर्जित है, मतलब अधिकता जो है ना हर वक्त थोड़ा भाई उसको रोकनी चाहिए। किसी भी चीज की अधिकता होना, मैक्सिमा होना, इट्स नॉट गुड। तो उस केस में आपको क्या करना है कि थोड़ा बैलेंस करना होगा, अपने हाइपर को, अपने जो एंगर है उस पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा। और हाँ ठीक है, थोड़ी छोटी मोटी लड़ाइयाँ हर रिश्ते में होती हैं, लेकिन उसको सॉर्ट आउट करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि झुकने से कोई छोटा नहीं होता। इनफैक्ट अगर आपके रिश्ते बचते हैं तो आपको बचाने चाहिए। एक और नेचर के बारे में मैं बात करूंगा जो कि बहुत बुरा है किसी भी चीज के लिए, किसी भी खास करके रिलेशन के लिए। और ये सिर्फ लव मैरिज के लिए नहीं बल्कि अरेंज मैरिज पे भी अप्लाई होता है, बल्कि किसी भी रिश्ते पे अप्लाई होता है। कंपैरेटिव नेचर, ठीक है। एक कुछ लोग होते हैं ना जो कंपेयर करते हैं, ठीक है, कुछ कंपेयर करते हैं
ठीक है, कुछ कंपेयर करते हैं कि देखो वो कैसा है। अरे अगर वो अच्छा है तो तूने इससे शादी क्यों किया? ठीक है, लड़की कहती है उसके हस्बैंड को देखो, उसके हस्बैंड ने एनिवर्सरी पे उसको ये गिफ्ट दिया, उसके पता है उसके हस्बैंड ने उसको आईफोन 15 दिया है, पता है तुमको वो लोग वहां कुल्लू मनाली घूमने गए थे। दिस इज द कंपैरेटिव नेचर। आप अपने हस्बैंड के साथ रह रहे हो या आप अपने वाइफ के साथ रह रहे हो तो आपको पता है उसकी सिचुएशन क्या है। अगर आप कहीं कोई चीज प्लान करते हो, कोई चीज आप खरीदना चाहते हो तो दोनों की भागीदारी है। ऐसा नहीं है कि वो कमा के ही सिर्फ आपको देगा, आप खुद पढ़े लिखे हो, आप भी कमा के तो वो ले ही सकते हो, लेकिन आपको ये समझना होगा कि क्या वो इतना जरूरी है कि जिसको लिया जा सके या इसके जगह पे कोई और चीज किया जा सकता है। अगर आप इस चीज को समझ लेंगे ना तो ट्रस्ट मी, किसी भी रिश्ते में कभी दरार नहीं पड़ेगी। ये चीज याद रखना, कभी दरार नहीं पड़ेगी। तो इसमें क्या होता है कि लोग एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, मतलब दूसरे बाहर वाले से कंपेयर करते हैं, तो सामने वाले को 100% बुरा लगेगा और फिर ये रिश्तों में दरार पड़ना लाजमी है। एक और नेचर, आखिरी नेचर जिसके बारे में मैं बात जरूर करना चाहूंगा, वो है ब्लेमिंग नेचर का होना। कई बार हस्बैंड वाइफ ना ब्लेमिंग नेचर के होते हैं कि तुम ये, तुम वो। कंपैरेटिव और ब्लेमिंग में एक फर्क छोटा सा यही है कि कंपैरेटिव में वाइफ या हस्बैंड दूसरों के साथ कंपेयर करता है, और ब्लेमिंग में ये क्या करती हैं, ये औरतें या फिर मतलब वाइफ की बात करो या हस्बैंड की, ये एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। ये नेचर भी बहुत ठीक नहीं है। तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तू वो नहीं की, अरे तुम ये नहीं कर सकती थी, तुम वो नहीं कर सकती। ये नेचर भी खराब है, मतलब ये नेचर को भी मेंटेन करके रखना चाहिए। ब्लेमिंग नेचर इज नॉट गुड। ऑल द टाइम यू कांट ब्लेम एनीवन, और क्योंकि आप अगर आप ब्लेम करोगे तो बार बार उसको लगेगा यार कि ये बहुत गंदा है, मतलब मैं इतनी बुरी हूं या मैं इतना बुरा हूं यार, कि हर एक चीज के लिए ब्लेम करना क्या है। तो इससे क्या होता है कि रिश्ते टूट जाते हैं, एक ना एक दिन टूटेगा ही टूटेगा, क्योंकि किसी भी चीज को सहने की एक कैपेसिटी होती है। वो कैपेसिटी जिस दिन क्रॉस करेगा तो वो जो रिश्ते, तो क्या है यार, कोई भी रिश्ते टूट जाएंगे, सिर्फ हस्बैंड वाइफ का नहीं बल्कि माँ बाप, बेटे, भाई बहन, सबका रिश्ता, किसी का भी रिश्ता टूट सकता है। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और कोशिश करें कि इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दें, और तो आपके लिए बेहतर होगा, जाहिर सी बात है। और इनफैक्ट आपकी जो रिश्ते हैं सुधर जाएंगी और कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। तो उम्मीद है कि आपको आज का ज्ञान अच्छा लगा होगा, और ये सब मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बलबूते पे मैं बता रहा हूँ, जो मैं देखता हूँ, जो मैं फील करता हूँ, उस चीज़ों के बारे में ही बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं कहीं से पढ़ा है या फिर किसी को मैं सुन के उसकी चीज़ें आपको सुना रहा हूँ, और ना ही कोई मैं साधु संतु भाई। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे जो अपने रिश्ते हैं वो मरते दम तक सही सलामत रहें, उसमें कोई दरार ना पड़े, लेकिन फिर भी एक लिमिट होती है किसी भी चीज़ को सहने की, समझने की। आप, और क्योंकि यार ताली एक हाथ से बजती नहीं है, तो अगर दूसरों तरफ से अगर रिस्पांस नहीं मिलता तो जाहिर सी बात है कि आप भी कब तक इसको कोशिश करोगे। तो चलिए इसी के साथ इजाज़त लेते हैं। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप अपना प्रतिक्रिया, अपना कमेंट हमें शेयर करें, आप अपनी रिव्यू भी हमें शेयर करें, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में डालें और बताएं कि आपको कैसा लगा, क्या मैंने जो बोला वो सही है या गलत है। जो भी है आप इस पे अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सही सलामत रखिए, खुश रहिए। तो अपने परिवार को हंसते मुस्कुराते रखिए, खुद भी हंसते मुस्कुराते रहिए। लाइफ 4 दिन की है, यूं ही कट जाएगी मेरे भाई। बड़ी मुश्किल से ये मानव तन मिला है, तो इसे सहेजना बहुत जरूरी है। बाय बाय, टेक केयर।